Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So finally, this is the last video of this whole series. We'll be done with all the case scenarios, we'll be done with all the MCQs of law as well, like we did for audit. So I hope you enjoyed both these series with me. वैसे तो आपके comments वगैरह से मुझे पता चल रहा है that you are thoroughly enjoying them. आपको बहुत अच्छी लगी हैं दोनों series, which is really overwhelming for me too, because when I was doing the MCQs myself, मुझे भी काफ़ी जगह बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. इसी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा दोबारा पढ़ना पड़ा, ढूंढना पड़ा, रीजनिंग देखनी पड़ी, समझनी पड़ी, प्रोविजंस को बार बार रेफ़र करना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग रहा था क्वेश्चंस करने में. एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाई, क्योंकि जैसे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो मुझे लगा बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी एंड कहीं पर भी कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था जिससे कि मेरा टाइम सेव हो पाए और जल्दी से MCQs केस सिनेरियोज हो पाए. तो इसीलिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी. मैंने ऑडिट से स्टार्ट किया था मेनली, बिकॉज ऑडिट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में. काफ़ी ज़्यादा डाउट्स भी आ रहे थे. काफ़ी चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी बार बुक्स को रेफ़र करना पड़ा, प्रोविजंस को पढ़ना पड़ा, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना पड़ा, रीजनिंग सोचनी पड़ी कि क्यों कौन सा ऑप्शन सही है, क्यों कौन सा ऑप्शन गलत है. तो ये सब कुछ करना पड़ा और उसके लिए बहुत टाइम लगा. तो इसीलिए आप सबका टाइम सेव करने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी थी कि जैसे मेरे को टाइम लगा है, आप में से किसी और को ना लगे और आप जल्दी इनको कंप्लीट कर पाओ विद द लीस्ट पॉसिबल टाइम में. तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई थी. आप लोगों में से काफ़ी लोगों को लगता रहता है कि शायद मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं आता, या फिर मुझे कोई डाउट्स नहीं आए होंगे, मैंने सारे सिंपली सॉल्व कर लिए होंगे. नो, दैट इज़ अ मिथ. मुझे भी बहुत टाइम लगा इनको सॉल्व करने में. जैसे आप लोग हो वैसे ही मैं भी हूँ. मुझे भी काफ़ी जगह डाउट्स आ रहे थे, फिर लेकिन बार पढ़ने से, बार प्रोविजंस को रेफ़र करने से, सोचने से कि क्यों कौन सा ऑप्शन गलत है, क्यों कौन सा ऑप्शन सही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर होने लगी एंड मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली प्रोविजंस को, कॉन्सेप्ट्स को समझने में और रिटेन करने में. तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी कोई डाउट नहीं आया या फिर मैंने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप प्लीज़ वीडियोस को देखकर ये मत सोचना कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या आपको नहीं आता है एंड द पर्सन हु इज़ मेकिंग द वीडियोज़ इज़ सुपर इंटेलिजेंट या उसको सब कुछ याद है या फिर वो सब कुछ उसको रिकॉल हो गया एक बारी में. नो, मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं एंड गलतियों से ही सीखा है. तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगी कि आप भी गलतियां कर रहे हो तो गलतियों से डरो मत. अगर आप गलतियां कर रहे हो तो उन गलतियों से सीखो और उसको याद रखो कि आपने क्या गलतियाँ करी. इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती थी कि मार्क योर मिस्टेक्स, बिकॉज जब आप मार्क कर लोगे ना उन क्वेश्चन पर, उसको एक बार फिर से गो थ्रू करोगे तो पक्का आप उस थर्ड टाइम में जब भी आपके सामने वो प्रोविजन आएगा आप उस चीज़ की तो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो कहीं ना कहीं हिट करेगा कि मैंने यहाँ पर गलती करी थी, है ना. जब हम कोई गलती करते हैं तो वो हिट करता है हमें कि हमने शिट यार यहाँ पर क्यों गलती करी. तो वही चीज़ बस देखना है और उसी चीज़ से सीखना है. ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर जब भी लिखते हैं तो मुझे यही लगता है, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि आप लोगों को कहीं पर भी डीमोटिवेशन ना हो इन वीडियोस को देख के. ये वीडियोस सिर्फ एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग होनी चाहिए, किसी के लिए भी डीमोटिवेशन का रीज़न नहीं बननी चाहिए. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ कहीं पर भी डीमोटिवेट मत हो. सब लोगों से गलतियाँ होती हैं, हम सभी एक जैसे हैं. आई एम वन ऑफ यू ओनली. सबसे गलतियाँ होती हैं, बट द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. और रिटेन करने का कोई भी शॉर्टकट या कुछ भी कोई सीक्रेट नहीं है. रिटेन सिर्फ बार रिवाइज़ करने से ही हो सकता है, या फिर आपको मतलब आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है किसी चीज़ पे, आपको उसका लॉजिक पता है तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, या फिर आपने किसी चीज़ को बार रिवाइज़ किया तो ही वो याद होती है. और कोई तरीका नहीं होता याद करने का. तो देयर इज़ नो सीक्रेट, नथिंग लाइक दैट. और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई अलग हूँ. मैं भी आप जैसी ही एक इंसान हूँ, मैं भी आप ही की जैसी हूँ, बिल्कुल. ठीक है, तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. सॉरी, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में ही बोल दिया. आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी तो. बट हाँ, बस दैट वाज वन मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव यू ऑल. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट 10 क्वेश्चंस बिगिनिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91 एंड फिनिश दिस ऑफ विद अ हैप्पी नोट. ओके, so let's begin. Question number 91. B Limited issued 8% debentures on 1st of April 2018. The interest payable half yearly on 30th of September and 31st of March for rupees 50 lakhs. ओके, सो देयर इज़ अ कंपनी, पब्लिक कंपनी है, उसने 8% डिबेंचर्स इशू करे हैं. 1st of April 2018 को इशू करे हैं और इंटरेस्ट पे होना था, हाफ ईयरली, 30th of September को और 31st of March को.
ओके, द डिबेंचर्स कितने अमाउंट के इशू हैं? 50 लाख के डिबेंचर्स हैं। Mr. DT was duly appointed as a debenture trustee to the issue and security interest was created in his favor. तो security interest भी उसी के favor में create हुआ है. The company failed to pay the interest for 2 consecutive times, that is on 31st of March and 30th of September. The company was not able to pay the interest. Okay. Mr. DT issued a notice to the company to make the payment of outstanding interest. नो रिस्पॉन्स वॉज हर्ड फ्रॉम दी कंपनी इवन आफ्टर 3 months. देखो, आपको ड्यू डेट तक आपको पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट तक आपने पेमेंट नहीं करी तो उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर वो आपका जो अमाउंट है वो क्या बन जाएगा? NPA बन जाएगा. किसके लिए? सामने वाले के लिए, क्योंकि 90 डेज तक भी अगर पेमेंट नहीं आई इवन आफ्टर द ड्यू डेट, इसका मतलब क्या है? वो NPA क्लासीफाई हो गया ना. वंस दी NPA हैज़ बीन क्लासीफाइड, इसके अंदर फिर क्या होगा? जो सामने वाला बंदा है वो आपको नोटिस देगा. 60 दिन का टाइम देता है. सरफासी में हम सारा कुछ पढ़ते हैं, ये 60 दिन का वो आपको टाइम देता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो. इफ़ यू पे इन विद इन दिस पीरियड ऑफ 60 days, वेल एंड गुड. लेकिन अगर आप 60 days के अंदर पेमेंट नहीं करते, नाउ ही हैज़ द राइट टू एनफोर्स दी सिक्योरिटी इंटरेस्ट. अगर आप रीपेमेंट भी नहीं करते और आप जो रिस्पॉन्स फाइल करते हो विद इन द नोटिस, जो आपको नोटिस इशू हुआ है उसका रिस्पॉन्स भी आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता सामने वाले बंदे को, और वो इस चीज़ को आपको कम्युनिकेट करता है कि हमें आपका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है, ये रीजंस हैं, एंड सिंस यू आर नॉट रीपेइंग वी आर एनफोर्सिंग दी सिक्योरिटी इंटरेस्ट. इस चीज़ का वो कम्युनिकेशन देने के बाद क्या करेगा? इस चीज़ का कम्युनिकेशन देने के बाद ही इज गोइंग टू एनफोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट. अब इस केस में अगर हम देखें तो रिस्पॉन्स आपका कंपनी से कोई भी नहीं मिला इवन आफ्टर 3 months, मतलब 90 डेज हो गए, NPA क्लासीफाई हो गया ये डेट. द डिबेंचर होल्डर्स डिसाइडेड टू एनफोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज पर सरफासी एक्ट 2002. सॉरी. Another notice was hence issued by Mr. D under section 13. Section 13 ही होता है इसका enforcement of security interest का. Another notice was issued under section 13 demanding full payment of interest within a period of 60 days. बिल्कुल सेक्शन की तरह चल रहे हैं. From the date of issue of notice, B Limited replied to the second notice within a period of 50 days, stating that it was facing a cash crunch situation. तो कंपनी ने रिप्लाई किया, सिंस हमारे पास कैश क्रंच चल रहा है, हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, दैट इज वाई वी आर अनेबल टू पे यू द इंटरेस्ट. बट द डिबेंचर होल्डर्स ओपाइन दैट द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड गुड अमाउंट ऑफ कैश प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड बाय द कंपनी. वो कह रहे हैं अरे ये तो बेकार की बात बोल रहा है, झूठ है, ये जानबूझ के इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, कंपनी के तो बहुत ज़्यादा कैश प्रॉफिट्स हो रहे हैं. अच्छा, नाउ मिस्टर DT कम्युनिकेट बैक्स द रीजंस गिवन बाय द कंपनी वर नॉट एक्सेप्टेबल. तो फिर क्या किया? DT ने कम्युनिकेट किया कि आपने जो रीजंस दिए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं, और वो रीपेमेंट भी नहीं कर रहा, रीजंस भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस केस में एनफोर्समेंट हो सकता है. येस, एंड दैट द कंपनीज रिप्रेजेंटेशन इज रिजेक्टेड बाय हिम. तो इस केस में वो क्या करेगा? एनफोर्स कर लेगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट. एडवाइस इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द सरफासी एक्ट 2002 द स्टेप्स दैट B Limited कैन टेक. अब B Limited क्या स्टेप्स लेगा? B Limited तो कोई स्टेप्स ले ही नहीं सकता, इसमें तो ये अपीलेबल भी नहीं है, फर्दर अपील भी फाइल नहीं हो सकती, सारा कुछ सेक्शन के हिसाब से हुआ था. अब उनके पास राइट था एनफोर्स करने का, तो दे विल एनफोर्स डेफिनेटली. तो B Limited के पास तो कोई भी चीज़ करने के लिए नहीं है. यहाँ से हमें B Limited से पूछा है कि B Limited के रिस्पेक्ट में आप बताओ कि वो क्या स्टेप्स ले सकता है. कुछ भी नहीं कर सकता वो. टू प्रेफर एन अपील, नो, अपील कैन नॉट बी फाइल्ड. टू इग्नोर द नोटिस सेंट बाय DT सिंस इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ परफेक्टली लीगली बाइंडिंग है, तो बिल्कुल गलत हो गया. फर्स्ट communicate back to Mr. D that the representation of B Limited cannot be legally rejected and doing so will enable B Limited to file an appeal. नहीं, गलत हो गया. None of the above option is correct in this case. Definitely यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन गलत सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर B Limited के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था. Right? Let's move on to the next question. Question number 92. ABC Limited incorporated in India wants to register as an ARC to commence the business of asset reconstruction. ABC Limited incorporate हुई है इंडिया के अंदर, ARC क्या okay, incorporation इंडिया के अंदर हुआ है, and they want to get registered as an ARC, okay, asset reconstruction company, जिससे कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन. द कंपनी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट्स एंड शैल बी एबल टू पे द पीरियोडिकल रिटर्न्स ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द कंपनी. Now, the directors are well qualified and had nearly 25 years of experience in finance, 10 years of experience in reconstruction and securitization of assets. Very good. The company has also complied with all the requirements of regulations, guidelines issued by the RBI. The details of profits made during the past 3 years are 2016-17 में 200 करोड़ का लॉस हुआ है, 17-18 में 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 18-19 में 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पर अगर हम देखें पिछले 3 सालों में अगर किसी भी साल में लॉस हो जाता है
तो पिछले 3 सालों में अगर किसी भी साल में लॉस हो जाता है, क्या आप ARC बन सकते हो? नो। तो काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जिसको आप कंप्लाई करते हो, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं, अगर आप उनको कंप्लाई करते हो देन ओनली यू कैन बिकम एन ARC। बट यहाँ पे तो आपने पिछले 3 ईयर्स में से अगर एक भी साल में आपका लॉस हो जाता है तो आप ARC नहीं बन सकते, तो यहाँ पर आप ARC नहीं बन पाओगे। रीज़न बीइंग आपका 16-17 में देयर इज़ अ लॉस विच इज़ अ पार्ट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पर आप ARC नहीं बन सकते हो। The ARC can be registered and certificate can be issued? No. Can be registered? No. Cannot be registered? Yes. Cannot be registered. RBI has no power to register ARC. The ARCs are governed by SARFAESI Act. नहीं भाई, ये भी गलत ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है? C. Okay, let's move on to the next question. Question number 93. Mr. Ram gave 2 of his friends cash amount of 2 lakhs each in case of dire necessity. Okay. तो मिस्टर राम ने अपने 2 फ्रेंड्स की हेल्प करी, उसने 2-2 लाख रुपए का अमाउंट दिया अपने 2 फ्रेंड्स को, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी या नेसेसरी था कैश अमाउंट फॉर द बिजनेस पर्पसेस। लेटर एट द टाइम ऑफ रिटर्न ही आस्क्ड बोथ ऑफ देम इन लिeu ऑफ द सेम टू बाय हिज प्रोडक्ट वाया क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन ट्रांसफर्स इन इंस्टॉलमेंट्स through next couple of months time for which he issued bills to adjust the amounts in its account। ओहो, यहाँ पर तो बहुत घपला करने की कोशिश हो रही है। कह रहे हैं आज मैंने तुम्हें कैश दिया ना, अब तुम कुछ महीने बाद क्या करना, मेरे को जो पेमेंट करोगे वापस करना है ना ये पैसा, तो वापस करने के लिए तुम क्या करना, कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांसफर्स के थ्रू पेमेंट करना, और ये पेमेंट किसके रिस्पेक्ट में करना, ये दिखाना कि तुमने मेरी कंपनी का या मेरा प्रोडक्ट खरीदा है, मेरे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तुम ये पेमेंट कर रहे हो। बट एक्चुअली क्या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पेमेंट हो रही है? नहीं। यहाँ पर वो फेक बिल्स इशू कर देगा, ये दिखा देगा कि सेल हुई है बट एक्चुअल में सेल हुई नहीं है, वो तो अमाउंट रिसीव कर रहा है उस चीज़ का जो उसने कैश में दिया था। तो ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही है। तो डेफिनेटली ये मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो आपकी ये ऑनलाइन ट्रांसफर्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं? पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन में आते हैं, बिल्कुल पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन में आते हैं। तो फिर ये आपका क्या हो गया? PMLA में कवर्ड हो जाएगा। Does this payment system through credit card online transfer modes are covered under? Yes, it is definitely covered. So यहाँ पर let's check. No payment are made through credit cards and online transfers. Hence all transactions are genuine. Genuine नहीं है ना, genuine दिखाने की ही तो कोशिश हो रही है। Yes, money laundering transactions are done via credit card and online payments comes under the prevention of money laundering. Yes, no वाले options तो आपके गलत ही हैं, right? Let's move on to the next question. Question number 94. Anna, a foreign citizen, what happened? Anna, a foreign citizen, has made donations in kind to various individuals of Indian residents. Foreign citizen है, donations की हैं, कैसे? In kind to various individuals of Indian residents for their personal use. अच्छा, okay. When shall such donation in kind be excluded from the definition of foreign contribution considering the provisions of foreign contribution? तो अगर हम यहाँ बात करें तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू, कोई भी गिफ्ट या आर्टिकल जो आपको दिया जा रहा है इन काइंड, उसकी मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्ट ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट अगर आपकी अप टू 1 लाख रुपीज़ की होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। 1 लाख से ज़्यादा होते ही क्या होगा? दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन डेफिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें द मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट, ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट बिल्कुल सही है। मार्केट वैल्यू इंडिया के अंदर ऑफ सच आर्टिकल डेट ऑफ सच गिफ्ट मोर देन 1 लाख बट लेस देन वाली कोई कंडीशन नहीं है। If the market value in India of such article on the date of such gift is more than 5 lakhs, no. Any donation is in kind given for personal use is always excluded. नहीं, ऐसा नहीं है। If the market value in India of such article given for personal use on the date of such gift is not more than 1 lakh, then only it will be excluded from the definition of foreign contribution. So correct answer क्या है? D. Right? Let's move on to the next question. Question number 95. Mrs. Komal and Mr. Rajesh entered into arbitration agreement for the disputes that arise, if any, in their business transactions. Due to certain fault on the part of Mr. Rajesh, the dispute came before the arbitration for settlement. In the meantime, Mrs. Komal dies. ओहो, तो arbitration चल रहा था, ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी की डेथ हो जाती है। Mr. Rajesh shed off their liabilities on the plea that arbitration agreement has come to an end with the death of other party. क्या आप सही बोल रहे हैं? No.
डेथ होने के बाद भी आपका आर्बिट्रेशन कंटिन्यू चलता है. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट डिस्चार्ज्ड बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी. It will be continued with the legal representatives, right? So decide the affirmative situation or affirmative statement in the given situation. Arbitration agreement gets terminated due to death of the party. No. It shall remain enforceable by or against the legal representatives of the deceased. बिल्कुल ठीक बोला है. Since it is a private law between the parties, it will be terminated by the death of the party. No. कंप्लीटली नो. बोथ एंड ए एंड सी तो है ही नहीं, क्योंकि ए और सी तो वैसे ही गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या है? बी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 96. Mr. ABC are partners in XYZ partnership firm. Okay, the firm made an agreement in writing to refer a dispute between them in business to an arbitrator. उन्होंने राइटिंग में अग्रीमेंट किया, कोई भी डिस्प्यूट होगा आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे. In spite of this agreement, Mr. B files a suit against Mr. A and C relating to the dispute to a magistrate court. Examine the admission of suit filed by Mr. B in the court in the light of Arbitration Cancellation Act 1996. तो बताओ क्या कर सकते हैं? नो. जब भी आप एक बार आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में एंटर कर जाते हो तो कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से यूनिलैटरली प्रोसीड नहीं कर सकती टू द कोर्ट. यही होता था हमारा आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी. तो यहाँ पर येस वाले ऑप्शंस जो हैं वो तो वैसे ही गलत हो गए. तो नो, इट कैन नॉट बी एडमिटेड बाय द कोर्ट एज द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट इज आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता था ना, आउस्टेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. राइटिंग में हुआ, सब कुछ उसमें मेंशन्ड है, सब कुछ सही था, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड था. तो इस केस में डेफिनेटली आपको क्या है, आप कोर्ट नहीं जा सकते यूनिलैटरली. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 97. ओके, सो इट्स हैंगिंग. ओके, चल जाओ भाई. नॉट मूविंग. ओके, सो बंद हो गई थी पीडीएफ, फिर से ओपन करी. अब स्टार्ट करते हैं. 97th क्वेश्चन. न्यू एरा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It defaulted in the payment of dues to its catering contractor. Okay, so New Era Financial Service Limited registered है with the RBI. उसने क्या किया, अपने ड्यूज का पेमेंट नहीं किया, उसमें डिफॉल्ट कर दिया जो उसको अपने केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर को करनी थी. Is it possible for the contractor as an operational creditor to initiate insolvency process against the company? देखो यहाँ पर कितना अच्छा पॉइंट टेस्ट कर लिया उन्होंने. वो पॉइंट चेक कर लिया जहाँ पर हमारी नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात आ रही थी ऑफ द कोड. तो कोड में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं होता. तो जो भी आपका ये कॉर्पोरेट्स हैं इन द फाइनेंस सेक्टर, दे आर नॉट गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट पर्सन. बेसिकली कोड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन देम. तो यहाँ पर सिंस ये क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, तो कोड एप्लीकेबल नहीं होगा. सो येस द केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एज ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट. नहीं, येस वाले ऑप्शंस तो आपके ऑटोमेटिकली गलत हो गए. नो वाले आपके दो ऑप्शंस हैं. लेट्स चेक. नो, बिकॉज द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स आर एक्सक्लूडेड एंड देयरफॉर केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर एज ऑपरेशनल क्रेडिटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. बिल्कुल सही है. नो, बिकॉज द केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर इज एक्सक्लूडेड सर्विस. केटरिंग सर्विस प्रोवाइडर एक्सक्लूडेड सर्विस नहीं है. मेन मुद्दा था कि फाइनेंशियल सर्विस वाला ही नहीं आएगा. राइट. तो करेक्ट आंसर क्या है? बी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 98. हमने 96 कर लिया था ना? हाँ, हमने 96 कर लिया था. ठीक है, चलो 98 क्वेश्चन पर आ जाते हैं. रूबी पेटल्स लिमिटेड, अ स्मॉल कंपनी, फाइल्स एन एप्लीकेशन विद NCLT स्टेटिंग दैट द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 days. ओके. On being satisfied, NCLT orders to extend the period of such process by 30 days. वैसे कितना कर सकता था? 45 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता था, बस उसने क्या किया है, 30 डेज के लिए किया है. लेकिन ये एक्सटेंशन भी कितनी बार हो सकता था? एक ही बार हो सकता था. राइट. ठीक है, तो एक बार उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया, बट 45 डेज का ना करके 30 डेज का किया है. However, Ruby Petals Limited again initiates an application for further extension of time period of insolvency process by another 10 days. अब उसको क्या लग रहा है, 30 डेज का ही तो हुआ था, 45 में से 30 डेज ही अभी तक कंज्यूम हुए हैं, तो चलो 10 दिन और मांग लेते हैं. तो क्या वो ऐसा कर सकता है? नो. Which of the following option is applicable to such a situation? NCLT can extend, cannot extend. तो can extend वाला ऑप्शन तो गलत है. Empowered to grant another extension if Ruby Petals deposits penalty. No, ये ऑप्शन गलत हो गया. Empowered to grant another extension of 10 days if Ruby Petals deposits 1 lakh. No, cannot extend for a period of another 10 days because such extension shall not be granted for more than once. Correct option है बिल्कुल. चलो
वन टाइम एक्सटेंशन पॉसिबल है, दैट टू फॉर अ पीरियड ऑफ 45 days, राइट. चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. 99. MX Limited was admitted in the corporate insolvency resolution process, okay, CIRP, under section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code. The resolution professional RP of MX Limited, that is the corporate debtor, conducted the committee of creditors meeting, but the same was adjourned due to lack of quorum. Okay. Accordingly, in the adjourned meeting, a resolution was passed by the COC members present, representing 51% of the voting rights for liquidation of corporate debtor before the expiry of the corporate insolvency process. You, as the qualified chartered accountant in the team of RP, is required to advise RP whether the resolution of liquidation passed is valid in law, considering the provisions of insolvency and bankruptcy code. इस केस में बताओ, इस केस में कितना रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड था? इसमें कम से कम 66% का आपको वोट चाहिए था, पर यहाँ पर कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 51%. तो यहाँ पर क्या आपका रेजोल्यूशन वैलिड हो जाएगा? नो. Let's check. The resolution passed for liquidation is not valid as it has not been approved by minimum 90%. 90% नहीं चाहिए था. The resolution passed for liquidation is not valid in law as it has not been approved by minimum 66% of the voting shares. बिल्कुल ठीक है. The resolution passed for liquidation is not valid as it cannot be passed before the expiry of, ये भी कोई option नहीं है. The resolution passed for liquidation is valid in law as it has been passed by 51%. No, it has not been passed. That is why it is not correct. It is not valid. That is why it is not correct. तो correct option इस केस में क्या हो जाएगा? B, क्योंकि 66% required था. Okay. चलो, let's move on to the last question. Question number 100. Shivdeep submitted his claim as an operational creditor to the liquidator, okay, of Chiranjeevi Food Products Limited, a company under liquidation. If Shivdeep wants to alter his claim, state the time period within which he can do so after its submission. तो इसका टाइम लिमिट कितना होता था? 14 days का टाइम होता था. Let's check. 5 days, 10 days, 14. तो 14 days is the correct option, right? So yeah, we are done with all the 100 MCQs as well. We have done the all case scenarios of audit and law. So yeah, thank you so much for watching the videos, guys. Thank you so much for giving such a wonderful response to the videos, because this was not at all expected. But आप लोग इतना सारा इतने अच्छे comments करते हो, that really gives a lot of happiness to me as well, because I feel कि हाँ efforts have been worth it. आपको सबको help हो रही है इनसे, तो that's all I wanted. So yeah, thank you so much for watching this videos. Thank you so much for commenting such beautiful comments, and that's all for this video. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye bye.